Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. इस वीडियो लेक्चर में आज हम इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे. इन दिस वीडियो we will talk about the demographic changes that are happening in the border areas as well as the issue of radicalization in India. Now, GS paper 3 perspective say security challenges and how to manage these challenges in border areas, that is a very important topic. And इसमें से हम जो demographic changes की बात कर रहे हैं और जो radicalization की बात कर रहे हैं वो एक important perspective है to write your security answers. Now, इंडिया की अगर हम बात करें, so if you look at the map of India, so we know that हम बहुत सारी different countries को border करते हैं. And to secure India's borders against such anti-national interest, that has been one of the biggest priority for India. एक तरफ हम इंडिया के बॉर्डर्स को सिक्योर करना चाहते हैं कि किसी भी तरह का एंटी नेशनल इंटरेस्ट ना हो सके फ्रॉम दीज बॉर्डर्स, और सेम टाइम पे वी आर पुटिंग इन प्लेस सच काइंड ऑफ सिस्टम जिसमें हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो जेन्युइन ट्रेड है, जो कमर्स है, उसे इनकरेज करना चाहते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट. तो एक तरफ हम हमारे बॉर्डर्स को ओपन करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड दूसरी तरफ इन्हीं बॉर्डर्स के साथ जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनसे हमें इंडिया को बचाना भी है. तो ये एक बड़ा चैलेंज है. एंड इसीलिए आज हम इसकी बात इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ही वाज एड्रेसिंग द 2-day नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने स्ट्रेस दिया कि बॉर्डर एरियाज़ के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है दैट वी नीड टू चेक, एंड अलॉन्ग विद दिस बॉर्डर एरियाज़ में रेडिकलाइजेशन भी ग्रो हो रही है. तो ये दो बड़ी की पॉइंट्स हमारे होम मिनिस्टर की स्पीच में से निकली, विच वॉज वन द डेमोग्राफिक चेंज इन द बॉर्डर एरियाज एंड द सेकेंड वॉज द ग्रोइंग रेडिकलिज्म इन द बॉर्डर एरियाज. He also stressed that our police forces, especially in the border states, they should keep a watchful eye on this development, which is very serious in nature, by the way. तो इसीलिए आज इस आर्टिकल में हम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इन दोनों ही इश्यूज़ को डील करेंगे. लेकिन सबसे पहले बेसिक्स के साथ शुरू करेंगे. इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज से शुरू करते हैं. सो वी हैव लाइक 7 कंट्रीज़ जो इंडिया को बॉर्डर करते हैं. सबसे पहले हमारा जिसके साथ हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है उस कंट्री की बात करते हैं, विच इज़ बांग्लादेश. द फर्स्ट कंट्री इज़ बांग्लादेश. ओवर हियर हिस्ट्री हम सबको पता है कि किस तरह 1947 में 2 नेशन थ्योरी आती है और इंडिया 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान. वेरस पाकिस्तान के फर्दर 2 हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान. वेस्ट पाकिस्तान वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट डे बांग्लादेश है. ईस्ट पाकिस्तान आगे चलकर बांग्लादेश बनता है. नाउ बांग्लादेश के साथ इंडिया अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है. हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर कुछ 4096 किलोमीटर्स का है. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर दैट वी शेयर विद बांग्लादेश. अब यहाँ से एक तो देखो स्टैटिक क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए ये कि इंडिया की वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश को बॉर्डर करती हैं. हाँ, सो इट इज़ वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. ठीक है, ये आप डिटेल में देखेंगे, अच्छे से नॉर्थ ईस्ट रीजन का मैप खोलेंगे और देखेंगे कि बांग्लादेश किन किन स्टेट्स को बॉर्डर करता है. सो व्हेन इट कम्स टू दी बांग्लादेश तो मेनली वेस्ट बंगाल को एक टच करता है, आसाम को टच करता है, मेघालय को टच करता है, त्रिपुरा को टच करता है और मिज़ोरम को टच करता है. ठीक है, अब क्योंकि बांग्लादेश की बात कर ली तो पाकिस्तान की बात करते हैं. ये देखो पाकिस्तान का कितना बड़ा स्ट्रेच आता है फ्रॉम स्टार्ट नॉर्थ टू साउथ. अगर देखा जाए तो पूरा आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब, एंड देन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज यूटी ऑफ लद्दाख. याद रखेंगे ये बात, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों ही यूटीज़ के साथ
पाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है। प्लीज़ डू नॉट मिस यूटी ऑफ लद्दाख, क्योंकि यूटी बनने से पहले हम क्या बोलते थे, JNK, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे 2 यूटीज़ बन चुकी हैं, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, दोनों ही पाकिस्तान को बॉर्डर करते हैं। ठीक है, देन वी हैव चाइना। चाइना पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, देन कम्स द यूटी ऑफ लद्दाख एंड आपका ये पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ पे आ जाता है चाइना। चाइना के लिए सिंपल याद रखेंगे कि चाइना को जम्मू एंड कश्मीर टच नहीं करता, चाइना को यूटी ऑफ लद्दाख टच करती है। प्लीज़ टू अंडरस्टैंड कि जो न्यू हमारे पास जो 2 बाइफिकेशन हुई थी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की इंटू द 2 यूटीज़, याद रखेंगे पाकिस्तान को लद्दाख भी टच करता है, JNK भी टच करता है, लेकिन चाइना को सिर्फ और सिर्फ लद्दाख यूटी टच करती है। ठीक है, फिर हमारे पास नेपाल हमारी बॉर्डरिंग स्टेट है। नेपाल आपका ईस्ट टू वेस्ट रन करती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन सभी स्टेट्स के साथ नेपाल अपना बॉर्डर शेयर करता है। देन वी हैव भूटान, भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। म्यांमार में हमारे पास पूरा नॉर्थ टू साउथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये जो स्टेट्स हैं ये अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान को फॉरगेट नहीं करेंगे। मैं सब कुछ इरेज कर देती हूँ यहाँ पे ताकि आप देख पाएँ कि येस वी डू बॉर्डर अफ़गानिस्तान। हमारा शॉर्टेस्ट बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन वही बात है कि जिस एरिया में अफ़गानिस्तान इंडिया को टच करता है दैट एरिया इज़ बेसिकली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। बट स्टिल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, इट बिलोंग्स टू इंडिया एंड इंडिया शेयर शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान, जो कि मेनली हमारी जो यूटी ऑफ लद्दाख है उसे टच करता है एंड इट इज़ अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। राइट तो ये बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी नंबर के फॉर्म में आ जाता है कि भाई इस कंट्री के साथ हमारी इतनी स्टेट्स बॉर्डर करती हैं या नहीं, कभी कभी स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो स्टैटिक पार्ट है ये आप अपनी मैप एक्सरसाइजेस करेंगे, तो इससे पहले कि हम सिक्योरिटी इश्यूज डील करें, इंडिया के बॉर्डर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, नाउ one big problem that India is facing is the problem of illegal migration. We are currently facing the threats of illegal migration, चाहे वो म्यांमार से हो, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, even other countries as well. So it is one of the major problem when it comes to our internal security, which is the threat of illegal migrants. Even 2004 में the Union Minister of State, they told for Home, they told the Parliament that India had 1.2 crore of unlawful migrants, and India is home to over 2 crore illegal migrants. तो illegal migration एक बड़ा फैक्टर है। अब क्या वजह है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया में इतनी illegal migration होती है। तो पहला बड़ा फैक्टर यहाँ पे आता है हमारे बॉर्डर को लेकर, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो बहुत ही लॉन्ग है पहली बात, एंड इट इज़ वेरी पोरस। स्पेशली अगर हम बांग्लादेश देखें, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, इन सब के साथ हमारा बॉर्डर काफ़ी लंबा और काफ़ी पोरस है। इट पासिस थ्रू वेरियस नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स, जिसकी वजह से कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं जहाँ से माइग्रेशन होती है, इलीगली होती है। ठीक है, सो पोरस बॉर्डर एक बड़ा इशू है। फिर एथनिसिटी। अब अगर हम देखें इंडिया में इंडियंस की जो एथनिक कन्फिगरेशन है, इट इज़ समवट सिमिलर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ बॉर्डर। ठीक है, तो सिमिलर एथनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इट इज़ वेरी चैलेंजिंग कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ बिटवीन द इंडियन रेजिडेंट्स एंड द अदर्स, बिकॉज जो एथनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। कोई पाकिस्तानी है और कोई इंडियन है, आप देखने भर से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए एक तो ये यहाँ पे वजह है कि हमारी एथनिक सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। देन ऑल्सो अगर हम देखें तो जो लैंड है अलॉन्ग द बॉर्डर्स, इट इज़ वेरी फ्लैट एंड फर्टाइल, एंड देयरफॉर यहाँ पे बहुत ही डेंस ह्यूमन इनहैबिटेशन है।
तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैबिटेंट्स प्रेजेंट हैं एंड इसकी वजह से भी इलीगल माइग्रेशन बहुत कॉमनली यहाँ पे हो जाती है, बिकॉज द लैंड एरिया इज़ नॉट लाइक ओपन एंड एवरीथिंग, बहुत ही डेंसली ये इनहैबिटेड एरियाज़ हैं, बिकॉज नेचर ही ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ही फ्लैट और फर्टाइल लैंड प्रेजेंट है। देन सोशल नेटवर्क, ओल्ड माइग्रेंट्स और न्यू माइग्रेंट्स के बीच में एक सोशल नेटवर्क क्रिएट हो चुका है काफ़ी लंबे टाइम से, जिसकी वजह से लगातार बॉर्डर के थ्रू इलीगली लोगों की मूवमेंट होती जा रही है। पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी एक बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दे समटाइम्स दे ससेप्टेबल टू इलीगल माइग्रेंट्स फॉर देयर ओन गेन्स, फॉर देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, फॉर देयर पे बैक, बेसिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स। बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल माइग्रेंट्स को प्रोटेक्ट भी करती हैं फॉर सिक्योरिंग देयर वोट बैंक। तो ये सब प्रोमिनेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया में इलीगल माइग्रेशन हो रही है। और इस इलीगल माइग्रेशन, अब देखो क्यों हम बात कर रहे हैं इलीगल माइग्रेशन की, क्योंकि यही जो डेमोग्राफिक नेचर है उसे चेंज करेगा। अब इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें, इस इलीगल माइग्रेशन का इम्पैक्ट क्या है। अब जब इतनी मैसिव इन्फ्लक्स इलीगल माइग्रेंट्स का होगा तो इससे इंडिया का जो सोशो कल्चरल एस्पेक्ट है, हमारी जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, हमारी जो डेमोग्राफी है उसमें चेंजेस आएंगे। मोस्टली इतनी इलिसिट माइग्रेशन जब होती है, इतने बड़े नंबर में जब इन्फ्लक्स होता है, तो वी सी कि इंडियन रेजिडेंट्स और माइग्रेंट्स के बीच में फ्रीक्वेंट क्लैशेस होते रहते हैं। And this leads to lack of the loss of life and property, and it even violates the fundamental constitutional rights. और ये frequent clashes की main वजह है which is lack of security. जो Indian residents हैं they feel insecure with the migrants coming in and therefore that leads to clashes. There is one more thing which is the law and order problem. अब जब इस तरीके से illegal migrants आते हैं, sometimes they undermine the rule of law, they undermine the integrity of the country, and they mostly indulge in something illegal and anti-national activities, like they enter the country and उसके बाद enter करने के बाद एक बार तो चालाकी से धोखे से illicit तरीके से secretive तरीके से they entered, उसके बाद वो फ्रॉडुलेंट आइडेंटिटी कार्ड्स एक्वायर कर लेते हैं, दे एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स इन इंडिया एंड देन दे रिजॉर्ट टू ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग एंड अदर क्राइम्स एज वेल। तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देयर इज फाइट फॉर ओनरशिप। देखो रिसोर्सेज जो हैं दीज आर लिमिटेड। हमने थोड़े दिनों पहले ही माल्थूसियन थ्योरी की बात की थी, वहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे थे कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं एंड इन लिमिटेड रिसोर्सेज की ओनरशिप को लेकर ही लड़ाई है, बिकॉज इसी से डिफाइन होता है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह मिल रही हैं, कल्चरल डोमिनेंस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिटवीन द लोकल एंड द माइग्रेंट्स। जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं दे यूजुअली एक्सप्लॉइट द कॉन्फ्लिक्ट फॉर देयर ओन पॉलिटिकल गेम्स, एंड जिसकी वजह से एक बड़ा डिवाइड क्रिएट हो जाता है अमंग द पीपल बिटवीन द लोकल रेजिडेंट्स एंड द माइग्रेंट्स। एंड द लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट इशू इज द रेडिकलाइजेशन एंड द टेररिज्म। When we talk about that we are fighting against terrorism, it is sometimes viewed that we are saying that we are on attack on Muslims, which is not true. The fight is against terrorism. The fight is not against any particular religion. But जो illegal migrants हैं, they use these kinds of news to radicalize certain vulnerable section of the society, certain vulnerable Muslim communities who are staying in the border areas, जिससे कि illegal migration के ऊपर significant impact पड़ता है। So this leads to demographic changes and the radicalization. Radicalization is the road to terrorism. ये एक फंडामेंटलिज्म का, एक एक्सट्रीमिज्म का एक ट्रैप है। ये एक ऐसा पाथ बना देते हैं जिसमें कि वायलेंस को जस्टिफाई किया जाता है कि भाई आपका जो एम है, जो रिजल्ट है वो हायर गुड के लिए है, एंड टू अचीव दैट वायलेंस इज जस्टिफाइड। सो इट्स अ ट्रैप of fundamentalism and extremism, and the most dangerous thing is that here they justify violence,
एंड ये जो इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज देर आर सम रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम यूपी एंड आसाम पुलिस फोर्सेज, देर इज 32% इंक्रीज इन मुस्लिम पॉपुलेशन इन सम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स एज कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज। बाकी सब एरियाज़ में 10 to 15% इंक्रीज मुस्लिम पॉपुलेशन में हो रहा है, लेकिन जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे 32% इंक्रीज है। एंड अलॉन्ग विद दिस दे ऑल्सो रिपोर्ट कि इलीगल माइग्रेंट्स के लिए इलीगल कैंप्स लगाए जाते हैं, यू नो, विच आर क्रॉपिंग अप इन दिस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये जो इलीगल माइग्रेंट्स की जो ग्रोथ हो रही है, दिस इज क्लोजली कनेक्टेड, इट इज़ अ बिग इशू फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी, स्पेशली इन द बॉर्डर एरियाज़। क्योंकि सिर्फ इलीगल माइग्रेशन की बात नहीं है, वो अपने साथ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आ रहे हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आ रहे हैं। इट कैन इवन ब्रिंग लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल दैट कैन अल्टीमेटली लीड टू टेररिज्म। सिक्योरिटी एजेंसीज ये बिलीव करती हैं कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इट इज़ नॉट जस्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बट दिस कुड बी द न्यू डिज़ाइन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इन इंडिया। सो दैट इज़ अ बिग कंसर्न, बिकॉज when a group, a terrorist organization, they plan and when they have to accomplish a terrorist attack, so what they do, these organizations, they require their foot soldiers, they plant them, they want their soldiers, they want their supporters, sympathizers, those who give them funds, arms, warlike stores and unrestricted mobility. जब उनको ये सब कुछ मिलता है along with logistic support, then they reach their target. तो ये जो रेडिकलाइज सेक्शन है सोसाइटी का, दे आर अ टारगेट, दे एनेबल सच ऑर्गेनाइजेशंस कि जो भी उनको सपोर्ट चाहिए वो उनको मिले। सो वी कैन सी कि जो रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है, दिस प्रिपेयर्स द एंटायर आइडियोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस बेसिस फॉर यूजिंग टेरर एज अ वेपन, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें प्रिपेयर करती हैं, एज अ वेपन यूज़ करती हैं। एंड ऑल दी फैक्टर्स जो हमने पहले कहे, जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ऑल ऑफ दीज नीड अ फर्टाइल ग्राउंड। और जो इस तरह का जो रेडिकलाइज सेक्शन होता है सोसाइटी का, दैट इज़ अ मच नीडेड प्लेटफॉर्म फॉर एनी टेरर ऑर्गेनाइजेशन। नॉट ओनली दीज एरियाज, नॉट जस्ट दीज बॉर्डर एरियाज, दे आर विटनेसिंग इंक्रीज इन रेडिकलाइजेशन। देर इज़ 5 टेरर मॉड्यूल्स जो कि आसाम में बस्ट किए गए थे। Therefore, right now, the issue of demographic change and radicalization is a big concern for India's security challenges. तो सबसे पहले तो हमें जो स्टेप लेना होगा, that is to counter this radicalization. तो उसके लिए हमें इस प्रॉब्लम को करेक्टली डायग्नोज करना होगा। होलिस्टिकली हमें देखना होगा कि वो कौन कौन से रीजन्स हैं, कितने लेवल तक ये रेडिकलाइजेशन हो रही है, एंड देन वी विल बिल्ड अ काउंटर नरेटिव। एट द सेम टाइम हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसे हमें और एडिक्वेट करना होगा, हमें इसकी मैनेजमेंट को और इफेक्टिव करना होगा, ताकि हम ऑल टुगेदर प्रिवेंट कर सकें इस तरह के सस्पेक्टेड लोग जो हैं वो जो फ्लो को काउंटर कर रहे हैं, दे कमिंग इन साइड इंडिया और द बॉर्डर एरियाज। सो द कंट्रोलिंग ऑफ दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। And this problem of radicalization and terrorism in India, this cannot be tackled without understanding the phenomena of terrorism in South Asia. तो इसीलिए जो हम काउंटर रेडिकलाइजेशन के लिए जो पॉलिसी बनाएंगे, that must be coordinated as a South Asian effort. All together ये रेडिकलाइजेशन को लेकर जो हमारे चैलेंजेस हैं, हमें उन्हें एड्रेस करना होगा। This counter radicalization and de-radicalization, इन्हें हमें एक फंडामेंटल पिलर बनाना होगा व्हेन इट कम्स टू आवर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। देयरफॉर आई वाज सेइंग कि अब हमारी सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी टॉपिक के अंदर रेडिकलाइजेशन का जो टॉपिक है, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। हाउ टू काउंटर दिस रेडिकलाइजेशन, काउंटर रेडिकलाइजेशन एंड डी रेडिकलाइजेशन, दिस इज द फंडामेंटल पिलर टू आवर ओवरऑल national security strategy. So you can try to write this answer, do practice that how these demographic changes, they possess a threat to our security, what measures we should take to tackle this kind of a menace. So first of all understand this कि जब हम बोलते हैं ना कि security challenges क्या हैं, तो उनमें से ये
इलीगल माइग्रेशन तो है ही है, उस इलीगल माइग्रेशन की वजह से होने वाली रेडिकलाइजेशन एक बड़ा थ्रेट है, और किस तरह इस सेक्शन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपने फ़ायदे के लिए, अपनी प्लॉटिंग के लिए, अपने प्लान के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो समझना भी ज़रूरी है. So it's a very important discussion that we did today from internal security point of view. Please do write some important points somewhere so that the thing that you're learning in this video, आप इसे as a value addition use कर पाएँ अपने security answers में. The main objective of these videos, especially the editorial ones, is to raise the quality of your answers that you're writing. तो security issue जब आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप रेडिकलाइजेशन के बारे में लिखना नहीं भूलेंगे, राइट. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.